तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सिंह। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे जो अपने स्पेस में एक मार्केट लीडर है। कंपनी अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रही है टूवर्ड्स हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स, जिससे उनकी बॉटम लाइन बढ़ सकती है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो कंपनी में हो रही है कि कंपनी इज अंडर गोइंग पेसिमिज्म। नाउ आप पूछोगे पेसिमिज्म क्या होता है? पेसिमिज्म मतलब नेगेटिविटी। कंपनी में लास्ट थोड़े क्वार्टर से रिजल्ट्स थोड़ी खराब आ रही है। इससे उसके स्टॉक प्राइस से बहुत इम्पैक्ट आ चुका है। कंपनी ने पीक बनाया था अराउंड 2200 पे, बॉटम बनाया था अराउंड 900 पे, और अभी वो ट्रेड कर रहा है अराउंड 1100। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंपनी में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, आगे क्या होगा, और आखिरी में हम वैल्यूएशन की तरफ भी देखेंगे। तो अब हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हम फेयर के ऑर्गेनिक्स को एनालाइज करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की 25 साल की लेगेसी है। ये एक वन ऑफ अ काइंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। जो वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरीज होती है, वो एक बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ती है। उस प्रोडक्ट को फेयरकेम प्योरीफाई करता है और आइसोलेट करता है अपने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट से। फिर जो वो प्रोडक्ट निकलता है, उससे वो हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि डाइमर एसिड, लिनोलिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो एक बात आप समझ लीजिए, जो भी इनका रॉ मटेरियल है वो बहुत चीप है कंपेयर टू इनके पियर्स या कंपेटिटर्स जो प्योर वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, जो बहुत महंगा होता है। फेयरकेम अपने कस्टमर्स के लिए प्रेफर्ड सप्लायर है, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो जो इंपोर्ट का प्रोडक्ट्स आ रहे थे पहले इंपोर्ट से, वो अपने प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। नवंबर 2015 में फेयरफैक्स होल्डिंग्स ने अक्वायर किया था 45% ऑफ द इक्विटी कैपिटल। पहले इस कंपनी का नाम था आदि फाइन केम, और ये स्टेक उन्होंने अक्वायर किया था प्रमोटर शेयर होल्डर मिस्टर नहुष जारीवाला से। मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड इनके प्रोडक्ट्स के लिए आती है फार्मा, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेजेस, डिटर्जेंट्स एंड पॉलीमर्स। इसमें से भी जो हाईएस्ट डिमांड सेक्टर है वो है फार्मा एंड पर्सनल केयर। जो इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं, डाइमर एसिड एंड लिनोलिक एसिड, सोया फैटी एसिड। डाइमर एसिड यूज होता है प्रिंटिंग इंक्स, अधेसिव्स, पेपर कोटिंग्स में। और द एंड यूज ऑफ बोथ लिनोलिक या उसका दूसरा नाम है सोया फैटी एसिड इज फॉर मेकिंग पेंट्स। तो जो भी मतलब पेंट्स बना, जैसे कि एशियन पेंट्स, अभी नए सप्लायर्स आ रहे हैं, ग्रासिम, JSW, जो आने वाले हैं मार्केट में, वो लिनोलिक एसिड को अपने पेंट्स में यूज करेंगे। और जो इनका एक और एक प्रोडक्ट है इंटरमीडिएट न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो कंपनी का जो इसमें मेन प्रोडक्ट्स है वो है टोकोफेरॉल्स एंड स्टेरॉल्स। एंड ऑल्सो एक और एक प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और ये प्रोडक्ट यूज होता है FMCG एंड फूड एडिटिव्स में। हम जान लेते हैं इनके कस्टमर्स के बारे में। फेयरकेम के इनके कस्टमर्स के साथ लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट पे 15 साल तक भी है। जो इनके मेन कस्टमर्स हैं उनका नाम है एशियन पेंट्स, हूवर, आर्केमा, केंजिंग। एक पॉइंट जो यहाँ पे नोट किया जा सकता है कि ये सब MNC कस्टमर्स है। BASF, एशियन पेंट्स, हूवर, आर्केमा, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो ये हमें एक चीज बताते हैं कि अगर MNC क्लाइंट्स एक छोटी 1500 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी से प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस पे ले रही है लास्ट 10 से 15 सालों से, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्वालिटी के हैं। टॉप 10 कस्टमर्स टोटल रेवेन्यू में 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और टॉप कस्टमर अराउंड 40%। ग्रासिम फेयरकेम का कस्टमर बहुत ही जल्दी बनने वाला है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ग्रासिम डेकोरेटिव पेंट्स मार्केट में एंटर होने वाला है। ऑलरेडी फेयरकेम के प्रोडक्ट्स अंडर एनालिसिस है विथ ग्रासिम, एंड ऑलरेडी वो लोग उनको थोड़ी क्वांटिटीज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स सप्लाई कर चुके हैं
जो इनका प्रोडक्ट है लिनोलिक एसिड, जो भी बड़ी कंपनीज एंटर करना चाहती है डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट को, जैसा कि आप जानते हो JSW का भी प्लान है एंटर करने का, तो कंपनी ने एक ही स्टेटमेंट दी है इनके लिए, दे वोंट बी एबल टू अवॉइड अस, दैट्स फॉर श्योर। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट डाइमर एसिड। फेयरकेम अकेली कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है इस प्रोसेस से। तो बेसिकली फेयरकेम डाइमर एसिड को बनाती है एसिड ऑयल। तो जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था, जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट निकलता है वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरी से, उसको एसिड ऑयल बोला जाता है। उससे फेयरकेम हाई वैल्यू डाइमर एसिड बनाती है। डाइमर का मेन यूज है इपॉक्सी हार्डनर्स, पेंट्स, इंक्स, ड्रिलिंग कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, मोल्ड, सोप्स एंड टेक्सटाइल। और डाइमर की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि ये यूज होता है सरफेस कोटिंग्स में, अधेसिव्स में, और मरीन एंड कंस्ट्रक्शन में। तो आप देख सकते हो जो इसके एंड इंडस्ट्री यूसेजेस है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो सिक्लिकलिटी का रिस्क आप बोल सकते हो थोड़ा कम कम हो जाता है अगर कोई एक इंडस्ट्री सडनली एक डाउन साइकिल में आ जाती है। डाइमर एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। तो अभी आप बोलोगे कि एक्सपोर्टर्स को यह कैसे डिफीट करेगा, जो भी कंपनीज इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही है उनसे फेयर कैम बेटर कैसे है। तो फेयर कैम के पास बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि इन टाइम डिलीवरी, क्योंकि ये इंडिया में ही है तो इसको डिलीवरी में इतना टाइम नहीं लगेगा, प्लस जो फ्राइट का रिस्क या चार्जेस है वो भी कम हो जाते हैं। दूसरा है बेटर क्वालिटी एंड चीपर RM, रॉ मटेरियल्स। तो जैसा कि इनके चीपर रॉ मटेरियल्स हैं, तो ये समझने की बात है कि इनके प्रोडक्ट्स को भी ये चीप कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए, क्योंकि इनकी मार्जिन्स ऑलरेडी हाई रहेगी क्योंकि इनका रॉ मटेरियल चीपर है। तीसरा पॉइंट है लोअर मैन पावर कॉस्ट। इंडिया में जो लेबर एंड मैन पावर कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो ये भी एक एडेड बेनिफिट है। लार्ज पार्ट ऑफ द डिमांड ऑफ डाइमर एसिड अभी भी इंपोर्ट हो रहा है, तो ये हमें बताता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फेयरकेम के पास। लास्ट पॉइंट, सारी केमिकल, फार्मा, हर एक इंडस्ट्री में सबको डर लगता है चाइना से, लेकिन फेयरकेम ने फिर से एक स्टेटमेंट दी है, एज रिगार्ड्स टू द डाइमर फैटी एसिड, in fact, we are having more than 65 to 70% of India's market share. कंपनी के हिसाब से कंपनी के पास डाइमर एसिड में 65 to 70% प्लस मार्केट शेयर है। फिर वो बोलती है, टारगेटिंग टू इंक्रीज दिस मार्केट शेयर, वी आर नॉट वरीड ऑन द चाइनीज फ्रंट, द चाइनीज वुड बी स्कैर्ड ऑफ अस। कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला है कि चाइना हमसे डरेगा, ये हमें एक चीज बताता है, कंपनी के मैनेजमेंट का कंपनी में भरोसा। अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। इस प्रोडक्ट का नाम है लिनोलिक एसिड। कंपनी वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चर है अगेन लिनोलिक एसिड में भी, क्योंकि जैसा मैंने पहले समझाया है इनका रॉ मटेरियल बहुत चीप है। जो इनके कंपेटिटर्स हैं उनको प्योर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल यूज करना पड़ता है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इस प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये फास्ट ड्राइंग प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देता है, और इसका एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन है इन पेंट्स एंड इंक्स। तो अब हम आ जाते हैं इनके दूसरे प्रोडक्ट पे, जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स में फेयर के मैन्युफैक्चर करता है मिक्स टोकोफेरॉल और स्टेरॉल कॉन्सेंट्रेट्स, जिससे बनता है नेचुरल विटामिन ई एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मेजरली फेयरकेम इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में। टोकोफेरॉल्स जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेचुरल विटामिन ई बनाने में। नेचुरल विटामिन ई का यूज होता है एज एन एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट जो एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। इसका पर्पस है इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन मेकिंग नेचुरल विटामिन ई। ये स्किन को हेल्प करता है विद सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने, ड्राइनेस या स्वेलिंग। ये यूजफुल होता है फॉर फाइटिंग डिजीजेस एसोसिएटेड विद एजिंग, particularly
कैंसर एंड हार्ट डिजीज। इसका मेन एप्लीकेशन विटामिन ई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एंड एफएमसीजी में होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स और पेट फूड में भी यूज होता है, और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब हम एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल विटामिन ई देख लेंगे। बोथ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ई एंड सिंथेटिक विटामिन ई, मतलब एक जो नेचुरल विटामिन ई है और दूसरा जो मैनमेड विटामिन ई है, बोथ दोनों बॉडी में एब्जॉर्ब जरूर हो जाते हैं, लेकिन लिवर एक पर्टिकुलर प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है विटामिन ई में, और ये प्रोटीन सिर्फ नेचुरल विटामिन ई में ही पाया जाता है। There is an increased potential for allergic reaction in consuming synthetic vitamin E. अगर आप सिंथेटिक या मैनमेड विटामिन ई कंज्यूम कर रहे हो तो चांस है कि आपको एलर्जीज हो सकती है, क्योंकि ये जो सिंथेटिक विटामिन है ये बहुत सारे अलग अलग केमिकल से बने होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है सिंथेटिक विटामिन ई में। इसके से नेचुरल विटामिन ई ज़्यादा प्रेफरेबल है, जो फेयर कैम बनाता है। अब फेयर कैम का नेक्स्ट प्रोडक्ट है आइसोटेरिक एसिड। आइसोटेरिक एसिड एक वैल्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जिसका एप्लीकेशंस लुब्रिकेंट्स, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स में है। आइसोटेरिक एसिड के बहुत वाइड और वेरियस एप्लीकेशंस है, जैसे कि इट इज मेनली यूज्ड इन अधेसिव्स, फॉर पेंट्स, इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ये एक इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है, मेटल वॉकिंग फ्लूइड्स में यूज किया जाता है, ऑयल फील्ड्स में यूज किया जाता है, एंड ऑल्सो रिसेंटली इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी पाया गया है। अगेन डायमंड एसिड की तरह इसके भी वेरियस एप्लीकेशंस है, तो सिक्लिकलिटी कम हो जाती है रिस्क प्ले आउट होने की। Esoteric trial runs have started and they have sent plant samples. तो ऑलरेडी ट्रायल रन स्टार्ट हो गए आइसोटेरिक एसिड के, और लोग ने ऑलरेडी प्लांट सैंपल्स जो उनके प्रोडक्ट के हैं वो वेरियस कंपनीज को जापान, यूरोप एंड यूएसए में भेज दिया है। फ्रॉम Q2, मतलब जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में शिपमेंट ऑफ आइसोटेरिक एसिड भी स्टार्ट हो जाएगा। आइसोटेरिक एसिड अभी फिलहाल मैन्युफैक्चर हो रहा है बाय ओनली 4 to 5 प्लेयर्स इन द होल वर्ल्ड। ये प्रोडक्ट बहुत मुश्किल है बनाना, कोई डोमिनेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं किसी के पास मेजॉरिटी मार्केट शेयर है। 2 प्लेयर्स यूएसए में है, 2 यूरोप में है, चाइना, वियतनाम और इंडिया में कोई नहीं है। तो फेयर कैम की एंट्री मार्केट में प्रेशर नहीं लानी चाहिए। द इंडस्ट्री साइज फॉर आइसोटेरिक एसिड एक 6% के अगर पे ग्रो हो रहा है। कंपनी जो कैपेसिटी ला रही है वो 6% ऑफ होल इंडस्ट्री होने वाली है। सिर्फ 6% पूरे इंडस्ट्री का मार्केट फेयर केम कैप्चर करने वाला है। तो ये हमें बताता है कि कंपनी के पास बहुत हेडरूम है ग्रो होने के लिए इन फ्यूचर में ये प्रोडक्ट में। ग्लोबल मार्केट साइज आइसोटेरिक एसिड का है अराउंड 50 to 55,000 tons. The market for isoteric acid is small and in India, and the company expects to export most of the product. Majority of the product 90% वो इंडिया के बाहर बेचना चाहती है। ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है क्योंकि ये एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है ऑफ फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल्स। जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर गेटिंग अ प्रोडक्ट बाय द नेम ऑफ डाइमर एसिड एंड मोनोबेसिक एसिड, एंड यही प्रोडक्ट से वो आइसोटेरिक एसिड बना रहे हैं। इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर अभी तक मैनेजमेंट ने ये नहीं बताया कि मार्जिन क्या होगी इस प्रोडक्ट की। तो जुलाई और सितंबर क्वार्टर में वो हमें बताएंगे कि इस प्रोडक्ट की मार्जिन क्या होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को एक नए मार्केट में लेके जाते हो तो आपको ऑफकोर्स अपना प्रोडक्ट थोड़े से डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा जो ऑलरेडी वहाँ पे प्लेयर्स हैं उनसे, वरना कोई खरीदेगा ही नहीं आपका प्रोडक्ट। तो हम ये मान सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्जिन स्टार्ट में थोड़ी कम हो, लेकिन आगे जाके इस प्रोडक्ट के मार्जिन का बढ़ने का चांस बहुत है।
ये एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। जैसा कि आपको मालूम है, दुनिया अभी मोर ऑफ इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रही है। और स्पेशली जो आइसोटेरिक एसिड का एप्लीकेशन लुब्रिकेंट में है, तो यूरोप एंड यूएसए साइड में एक नया रेगुलेशन आया है, जहां पर उन लोग ने कहा है कि जो भी सी फेयरिंग वेसल्स है, उन लोग को बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स ही यूज करने हैं। अब आइसोटेरिक एसिड जो इसका मेन एप्लीकेशन लुब्रिकेंट्स में है, ज़रूर बेनिफिट करेगा, और इससे बेनिफिट ज़रूर फेयरकेम को मिलेगा। तो मैंने इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू पोटेंशियल निकालने के लिए थोड़ा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया है। तो कंपनी ने कहा है कि वो 5 से 6% मार्केट शेयर लेगी। जो प्रोडक्ट का मार्केट साइज है वो 50 to 55,000 टन है, और जो टोटल वैल्यू है मार्केट का वो $400 मिलियन है। तो अब 5 से 6% हम आ जाते हैं 20 से 24 मिलियन पे। और जब हम इस करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आता है 165 to 200 करोड़, जो हम मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू पोटेंशियल है। तो अब हम फेयर कैम के लास्ट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। इस प्रोडक्ट को कंपनी ने नेम नहीं किया है, लेकिन अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो कंपनी नए प्रोडक्ट को टारगेट कर रही है, जिसके लिए 80 to 90% केपेक्स ऑलरेडी हो गया है। कंपनी इस प्रोडक्ट में भी फिर से वन ऑफ द टॉप 5 to 6 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड होगी, अगर कंपनी सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर कर पाती है इस प्रोडक्ट को। जैसा कि हमें मालूम है कि कभी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको स्टेबलाइज करने में, प्रोडक्ट को समझने में टाइम लगता है। तो कंपनी ने कहा है कि इस प्रोडक्ट की स्टेबलाइजेशन और फीजिबिलिटी मिलने के लिए FY 25 to 26 तक वो प्रॉपर कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो फिर से ये एक नॉवल प्रोजेक्ट है, इसे इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा है। ये प्रोडक्ट फिर से बायोडिग्रेडेबल है। तो कंपनी ने बेसिकली कहा है कि उन लोग ने पर्पसली ये डिसीजन लिया है टू मूव टूवर्ड्स इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि इसका बेनिफिट कंपनी को जरूर लॉन्ग टर्म में मिलेगा। कंपनी ये नए प्रोडक्ट्स इसलिए लॉन्च कर रही है टू रिड्यूस द डिपेंडेंस एंड कंसंट्रेशन ऑन अदर प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम द पेंट इंडस्ट्री एंड केटर टू न्यू कस्टमर्स। तो अब हम आ जाते हैं कंपनी के एंट्री बैरियर्स की तरफ। तो मुझे मेनली 3 एंट्री बैरियर्स सबसे इम्पोर्टेंट लगे। सबसे पहला, इस इंडस्ट्री या बिजनेस में सिर्फ एक कंपनी की जगह है। डाइमर एसिड एंड लिनोलिक एसिड बहुत कंपनीज प्रोड्यूस करती होगी, लेकिन जिस प्रोसेस से फेयरकेम करती है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सिर्फ एक ही कंपनी की जगह है। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल, जैसा कि हमने देखा था एसिड ऑयल प्रोड्यूस करना, वो सिर्फ एक ही कंपनी के लिए इनफ है। अगर कोई न्यू प्लेयर आता है तो वो 2 प्लेयर्स के लिए इनफ नहीं है। और अगर हम इस एसिड ऑयल को इंपोर्ट करेंगे तो वो फीजेबल नहीं होता है। तो देखा जाए तो सिर्फ एक ही प्लेयर के लिए जगह है इस प्रोसेस से प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दूसरा एंटी बैरियर है, जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है इस एसिड ऑयल या दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे डायमंड एसिड और लिनोलिक एसिड को कन्वर्ट करने में, तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फेयरकेम के पास है और किसी के पास नहीं। तीसरा एंट्री बैरियर है टू बिल्ड अप अ कैपेसिटी। एक कैपेसिटी को खड़ा करना या एक नई कैपेसिटी को लाना, ये 3 साल का साइकिल है मिनिमम, बिटवीन गेटिंग द गवर्नमेंट अथॉरिटी या परमिशन, environmental clearance, designing the plant, ordering the equipment, erecting the equipment and then starting the operations। तो ये इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रेवेन्यूज आएंगे सिर्फ स्टेबलाइजेशन के बाद। तो 3 साल का प्लान बिल्ड करो, उसके बाद 1 या 1.5 साल लगाओ स्टेबलाइज करने में, फिर जाके रेवेन्यूज आना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। तो अब हम आ जाते हैं व्हाट इम्पैक्टेड द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। 2010 से ऐसा डिजास्टर कंपनी ने कभी नहीं देखा था।
13 साल हो गए हैं, ऐसी चीज कभी नहीं हुई है। तो बेसिकली हुआ क्या था, इस पीरियड में रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बढ़ गए थे और डिमांड भी घट गई थी। तो समझ लीजिए कि डबल साइड हैमर हुई है कंपनी, इसकी वजह से स्टॉक प्राइस की ऐसी हालत हो गई थी। कंपनी ने ये बताया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कि जो भी रेवेन्यू रिड्यूस हुआ है वो डिमांड की वजह से हुआ है। डिमांड पेंट इंडस्ट्री से कम हो गई है, और रेवेन्यू इसकी वजह से कम नहीं है क्योंकि कोई भी कस्टमर ने उन्हें छोड़ दिया है या कुछ हुआ है। तो एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव था कि कोई भी कस्टमर ने उन्हें छोड़ा नहीं था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तीसरा फैक्टर है, कंपनी ने एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस वॉलेटिलिटी देखी थी रॉ मटेरियल्स में लास्ट के 2 सालों में, जहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस 80 रुपए केजी से ऊपर चले गए 160 से 160 पे, फिर आ गए 120 पर, फिर वापस चले गए 150 पर, और आज है 90 पे। तो आज तो आप देख सकते हैं कि क्या वॉलेटिलिटी हुई थी इन प्राइसेस में। बट मैनेजमेंट अभी होप कर रहा है कि ये प्राइसेस नॉर्मल सी में जरूर रिटर्न करेंगे। अब हम आ जाएंगे पीपीटी के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो है थीसिस एंड पॉजिटिव्स। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशनशिप्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही प्लेयर की जगह है, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत लिमिटेड है। तो सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना उतना ही बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। फेयरकेम के अपने की रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ 20 साल प्लस के रिलेशनशिप्स हैं। दूसरा पॉइंट, ओनली यूज टू सप्लाई टू एशियन पेंट्स बिफोर। पहले कंपनी कैपेसिटी इतनी कम थी कि सिर्फ एशियन पेंट्स को ही अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर पाता था। बट अभी केपेक्स होने के बाद कैपेसिटी बढ़ गई है, और इसकी वजह से वो ज़्यादा कंपनीज को सप्लाई कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है रॉ मटेरियल्स कैपेसिटी एक्सपांशन, जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ था Q1 FY23 में। ये और छोटे केपेक्स के साथ हुआ था, और इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई थी फ्रॉम 45,000 टन टू 1,20,000 टन currently. Fairchem, lowest cost and one of the only manufacturers of such quality of linoleic and dimer acid in India. डाइमर एसिड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि मैंने पहले ही समझाया कि क्यों डाइमर एसिड के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और क्यों वो इंपोर्ट को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइमर एसिड will continue to grow due to growing construction activities in emerging markets। जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है। डाइमर के एसिड यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग केमिकल्स में। तो जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ग्रो होगी, वैसे ही कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग केमिकल्स की डिमांड बढ़ेगी और उससे डाइमर का यूसेज भी बढ़ेगा। अभी तक उनके पास सिर्फ दो प्राइम प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स थे, जो कि है डाइमर एंड लिनोलिक। बट आइसोटेरिक के बाद उनके पास 3 प्राइम प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, इससे रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन बहुत घट जाएगा। और जैसा कि हमने पहले देखा, वो एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जिसका भी वो नाम भी बताया, पर इससे रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन बहुत गिर जाएगा। तो ये कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स क्यों लॉन्च कर रही है? क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स का डाउन ट्रेंड देखा है डिमांड में, तो कंपनी को ऐसा फेस वापस फेस नहीं करना है, इसलिए वो करेक्टिव स्टेप्स ले रही है और नए प्रोडक्ट्स ला रही है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी बहुत फोकस्ड है और रेस्पॉन्सिव है। Fairchem highly cost competitive है against the international competitors, क्योंकि फिर से वही है, चीपर रॉ मटेरियल एंड चीपर लेबर। जो इनका नया प्रोडक्ट है आइसोटेरिक एसिड, वो हायर मार्जिन है। जो वो लोग एक्सपांशन कर रहे हैं अपने न्यू प्रोडक्ट के लिए, वो फंजिबल है। फंजिबल का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सडनली उनके नए प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई या प्राइसेस गिर गए, तो उनको मार्जिन
डाइल्यूशन झेलना पड़ेगा, बट अगर उनकी कैपेसिटी फंजिबल होगी तो उस प्लांट में वो लोग न्यू प्रोडक्ट की जगह डाइमर एसिड, लिनोलिक एसिड या आइसोटेरिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो उनका मार्जिन डाइल्यूशन पहले होने वाला था वो नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ड्यू टू प्लांट लोकेशन। जो उनका प्लांट का लोकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, वो रॉ मटेरियल सप्लायर से बहुत पास में है। एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो उनके प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बीच में बहुत घट गई थी, तो कंपनी ने वॉलेंटरीली उनका एक्सपोर्ट घटा दिया। बट अभी उनके प्राइसेस वापस ऊपर आ रहे हैं, तो कंपनी इसका एक्सपोर्ट बढ़ाएगी। ऑल्सो RM is cheaper and can export diamond and other products too। जैसा कि ये मालूम है रॉ मटेरियल्स चीपर है, तो जैसे ही इंडिया की डिमांड फुलफिल हो जाएगी वो डायमर एसिड और लिनोलिक एसिड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, थस कैप्चरिंग इंटरनेशनल मार्केट से शेयर। ये साल में कंपनी का डेटर और इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ चुका है, जो पहले से ही बहुत हाई था। तो डेटर टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर होता क्या है? डेटर टर्नओवर मतलब जब हम क्रेडिट पे सेल्स देते हैं, समझ लो हमने 2 महीने क्रेडिट पे सेल्स दिया, तो अब हमने उसे कम कर दिया है और उसे 1 महीने का क्रेडिट मिलता है, तो इससे डेटा टर्नओवर बढ़ जाता है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी अपने कस्टमर्स को कम क्रेडिट दे रही है, उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल बेटर हो रहा है। सेम वे में इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर उतना कंपनी का वर्किंग कैपिटल बेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे मोर देन 1000 करोड़ का टर्नओवर कर सकती है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में बहुत कम है, क्लोज टू 60 to 65%। और जब भी ये यूटिलाइजेशन बढ़ेगा मार्जिन भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करेगा। एज फिक्स्ड कॉस्ट जो प्लांट की कैपेसिटीज थी, मशीन्स थी, वो सब ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है। तो जैसे ही वॉल्यूम्स बढ़ेगी तो वो सीधा बॉटम लाइन में आएगा और मार्जिन्स बढ़ेगी। फेयर कैम रेगुलर डिविडेंड पे आउट्स देता है। इस साल में भी जब कंपनी एक बहुत बुरे फेज से गुजर रही थी, कंपनी ने एक 7.5 रुपीज का डिविडेंड दिया है। ये हमें बताता है कि कंपनी कितनी शेयर होल्डर फ्रेंडली है। लास्ट पॉइंट है नो कंपेरेबल और इक्वल कंपेरेटर्स। ये कंपनी ने Q3 के कॉन कॉल नहीं बोला था, जब रिजल्ट्स बैड थी और उन लोग ने एक भी कस्टमर नहीं खोया था। तो ये हमें बताता है कि कोई भी कंपेरेटिव थ्रेट नहीं है, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर ऑफ डाइमर या लिनोलिक एसिड इन इंडिया में इतना चीप प्रोडक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी लगती है इसे बनाने के लिए वो सिर्फ फेयर गेम के पास है। तो अब हम आ जाते हैं नेगेटिव्स या एंटीथेसिस पॉइंटर्स में। सबसे पहला है रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी। तो फेयर गेम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स है कोल, सोय एंड पाम ऑयल। तो जैसा कि हमने देखा था रिसेंटली इंडोनेशिया ने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट्स, तो इससे फेयर कैम को बहुत इफेक्ट पड़ा था और उनके मार्जिन से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। दूसरा है टॉप टू प्रोडक्ट्स आर द लार्जेस्ट चंक ऑफ द रेवेन्यू, 70% से भी ज़्यादा। डाइमर और लिनोलिक एसिड ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिनके रेवेन्यूज टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 70% से भी ज़्यादा। दिस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, बट कंपनी अभी और प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रही है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो नॉन टेक्नोक्रेट्स है। अब टेक्नोक्रेट्स का मतलब क्या होता है कि उनका वो इंडस्ट्री बैकग्राउंड अलग है, जिस इंडस्ट्री में वो अभी ऑपरेट कर रहे हैं उससे। सारे के सारे डायरेक्टर्स एक को छोड़ के कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन
वो सब बहुत एक्सपीरियंस है और बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो इससे थोड़ा सिक्योरिटी ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो सक्सेशन प्लान इन प्लेस। जो एमडी है उनका कोई ब्लड लाइन या किसी और डायरेक्टर का ब्लड लाइन कंपनी में काम नहीं कर रहा है, तो ये एक रिस्क है कि अगर करंट मैनेजमेंट में चेंज हुआ तो नेक्स्ट इन लाइन कौन आएगा। ऑल्सो अगर फेयरफैक्स फेयरफैक्स जो एक पीई फर्म है वो कंटिन्यू करता है तो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग किसी ना किसी को ज़रूर लाएंगे एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के साथ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है टॉप 10 कस्टमर्स आर 60% ऑफ द रेवेन्यू एंड टॉप 1 इज 40%। ये भले ही कम होने वाला है, बट ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। अगर एक भी कस्टमर ने छोड़ दिया तो रेवेन्यू से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल एक वायबल ऑप्शन नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर या कोई कंपटीटर ने फेयर का प्रोसेस कॉपी कर लिया तो दो प्लेयर्स के लिए इनफ रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो किसी एक ना दोनों को या किसी एक को तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, जो एक वायबल ऑप्शन नहीं है क्योंकि मार्जिन्स पे गिर जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज डिक्लाइनिंग। लेकिन देखा जाए तो वैसे भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के मार्जिन्स कम है तो इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। डोमेस्टिकली जो सेकंड क्वार्टर होता है वो रिफाइनरीज वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरीज के लिए लीन क्वार्टर कंसिडर किया जाता है। इसकी वजह से जो वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन है वो घट जाता है, और इसकी वजह से जो बाय प्रोडक्ट या जो वेस्ट प्रोडक्ट उससे निकलता है जो फेयर के रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करता है उसका भी प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इसकी वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस सेकेंड क्वार्टर में बढ़ जाते हैं। Now we will understand what is the way forward for the company. जो कंपनी के प्रोडक्ट्स थे उनकी सेल्स वॉल्यूम 35% से गिर गई थी क्योंकि डिमांड फ्रॉम द डेकोरेटिव सेगमेंट ऑफ द पेंट इंडस्ट्री गिर गया था। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो नीचे आ गया था ड्यू टू सेवरल एक्सटर्नल रीजंस। कुछ भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं थी कंपनी में, सब एक्सटर्नल रीजंस थे। बोल सकते हो आप एक डबल प्रॉब्लम हो गई थी जैसा मैंने पहले समझाया था। एक जगह डिमांड कम, दूसरी जगह आरएम के रॉ मटेरियल के प्राइसेस ज़्यादा हो गए थे। अब कंपनी क्या क्या कर रही है। कंपनी का जो टोकोफेरल का केपेक्स था जो वो पहले कर रही थी, जो उन्हें रोकना पड़ा ड्यू टू सेवरल रीजंस, लाइक गुजरात स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई, जो उनका रॉ मटेरियल था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। तो जब कंपनी ने रिसर्च किया तो कंपनी को ये मालूम पड़ा कि कंपनी इजीली सेम कैपेसिटी जो उन लोग ने ऑलरेडी बिल्ड कर दी है वो एक न्यू प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकती है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा जो न्यू प्रोडक्ट जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है ये उसके लिए यूज होगी ये कैपेसिटी। डिमांड जो पेंट इंडस्ट्री से थी वो वापस आ चुकी है और अब वो एक्सपेक्टेड है इसी पेस पे रहने के लिए। कंपनी ने जो चार बिग प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में उनसे बात की और जो उन्हें उनसे गाइडेंस मिली उससे ये मालूम पड़ता है कि डिमांड अब ग्रो होगी और पहले जैसी सिचुएशन रिपीट नहीं होगी। ऑल्दो वॉलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कंपनी के लिए। लेकिन जो अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ डिपेंड करेगा लानीना इफेक्ट पे। लानीना होता क्या है, बेसिकली एबनॉर्मेलिटी इन रेनफॉल्स। अगर देयर इज अ डेफिशिट रेनफॉल, मतलब अगर कम बारिश हुई एक्सपेक्टेड से, तो पेंट डिमांड ड्यूरिंग द दिवाली सीजन माइट नॉट बी टू द एक्सटेंट व्हाट इट शुड बी। तो सेल्स घट सकती है अगर रेनफॉल कम हुई दिवाली के टाइम। लेकिन अगर नॉर्मल मॉनसून हुआ तो Q3 में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अभी कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि ये साल के लिए उनका रेवेन्यू 750 करोड़ का होना चाहिए और वो फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में क्लोज टू मोर देन 1000 करोड़ इजीली कर सकती है।
अब हम आ जाते हैं पीपीटी के आखिरी पार्ट में, जो है वैल्यूएशंस। तो अगर हम पेग रेशियो पीईजी रेशियो को देखेंगे तो वो क्लोज टू अभी 1.2 टाइम्स चल रहा है। अगर हम बेसिक नंबर्स के हिसाब से जाएंगे तो ज़रूर वो एक्सपेंसिव है, बट हमें क्या देखना है कि ये साल में ग्रोथ गिर गई है और स्लो डाउन हो गई है ड्यू टू सेवरल रीजन जो हमने ऊपर मेंशन किए हैं। तो इससे क्या हो गया है, जो कम ग्रोथ हुई है उसने पीईजी रेशियो कैलकुलेशन को इम्पैक्ट कर दिया है, और आप बोल सकते हो सम वॉट वो गलत है, उसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। इससे बेटर है प्राइस टू बुक देखना। जब हम प्राइस टू बुक देखेंगे, विच बेटर है देखना, as a lot of capacities have been added and will further be added, और price to book is close to an all time low now। तो अब हम कंपनी को वैल्यू करने के लिए एक बुल बेयर बेस से बुल बेयर बेस के सिनेरियो देखेंगे। करंट मार्केट कैप चल रहा है 1580 करोड़। एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर दिस ईयर इज 750 करोड़। बेयर केस की EBITDA मार्जिन्स, बेयर केस का मार्केट कैप बन जाएगा 750 इंटू 13 इंटू 19 विच इज इक्वल्स टू 1850 करोड़। एक्सपेक्टेड गेन बन जाएगा 14.5% का। बेस केस में मैंने एबिटा मार्जिन को 15% लिया है, जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है वही। जो एबिटा मल्टीपल था उसको मैंने वापस कंजर्वेटिव होते हुए वही मीडियन पे मैंने उसको 20 पे लिया। तो मार्केट कैप आ जाता है 750 करोड़ इंटू 15% इंटू 20 टाइम्स विच इज 2250 करोड़। एक्सपेक्टेड गेन बन जाता है 30% का। अब मैं बुल केस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एबिटा मार्जिन 17% लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ आइसोटेरिक के मार्जिन पे, और थस मैंने 200 बेसिस पॉइंट को ऐड कर दिया है कंपनी मैनेजमेंट के गाइडेंस पे। एबिटा मल्टीपल को मैंने ले लिया है 23 टाइम्स पे। करंटली वो ट्रेड कर रहा है 21.6 टाइम्स पे, बट जब भी सिचुएशन अच्छी होती है तो वो 23 to 24 टाइम की एबिटा मल्टीपल पे ट्रेड करता है। तो अगर मार्केट कैप कैलकुलेट करता हूँ तो वो आ जाता है 750 करोड़ इंटू 17% इंटू 23 टाइम्स विच इज 2930 करोड़। एक्सपेक्टेड गेन 46%। With this, we come to the end of our video. Thank you very much for watching. Just as a disclaimer, I own Fairchem in my portfolio. SmartSync doesn't have any interest in the company and doesn't hold it in their portfolio. This is not an investment advice, so please do your own research and analysis. Thank you.